नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और मथुरा से आपको सबसे पहले बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के जरिए वहां पर तमाम चीजों का जो फाइनल ब्लूप्रिंट है उसे देखा गया। वृंदावन में सेवायत गोस्वामी के साथ ये बैठक हुई। बैठक में बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण पर सुझाव मांगे गए। इसके अलावा सेवायत गोस्वामियों ने कॉरिडोर का जो विरोध किया था उसको लेकर के भी चर्चा की गई। सेवायत गोस्वामियों ने विरोध के साथ नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद बैठक से अवनीश अवस्थी वहां से निकले। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी आज मथुरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मथुरा में बैठक की। इस बैठक में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण जो होना है उसको लेकर के चर्चा की गई। वीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ गए। वीर, क्या रहा बैठक में? बड़ा हंगामा हो गया। जिस तरीके से कॉरिडोर जो वृंदावन बिहारी जी कॉरिडोर पर और न्यास का गठन को लेकर के जो वार्ता चल रही थी, उसके लगातार जो मंदिर से जुड़े सेवायत गोस्वामी है वो विरोध में खड़े होकर उतर आए थे। लगातार कई दिनों से ये विरोध जो है वो चल रहा था। सेवायत गोस्वामी के साफ तौर से ये कह रहा था कि जो कॉरिडोर का जो निर्माण है और उसको जो न्याय का जो गठन किया गया है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के जिस तरीके का विरोध महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, सेवायतों के द्वारा वृंदावन में देखा जा रहा था, उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी मथुरा के वृंदावन पहुंचे थे। वृंदावन बांके बिहारी दर्शन के उपरांत उन्होंने अलग अलग दो जगह सेवायत गोस्वामी के साथ बैठक की और बैठक का नतीजा जो है वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर जो चल रहा था, प्रशासन अपनी बात कहने पे लगा था कि क्योंकि जो कॉरिडोर है वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। ये जो गोस्वामी है इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से न्यास का गठन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है, कि उसमें पूरी प्रशासनिक समिति को लाया गया है। सरकार इस मंदिर के खजाने को लूटना चाहती है। इस तरीके का विरोध जो है वो सेवायतों ने दर्ज कराया। जिस तरीके से बंद कमरे में अवनीश अवस्थी ने प्रशासनिक अधिकारियों और गोस्वामी के साथ बैठक की, उस बैठक में हंगामा खड़ा, कई बार हंगामा हुआ। सेवायत गोस्वामी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो बैठक से बाहर निकल करके नारेबाजी करने लगे और कई बार उन्होंने कहा अगर ये कॉरिडोर और न्यास जो है वो जबरदस्ती अगर थोपा गया या इसका निर्माण किया गया तो गोस्वामी समाज सामूहिक रूप से आत्महत्या कर और जीवन लीला समाप्त कर लेंगे और बांके बिहारी से जो मंदिर में जो विराजमान है उन्हें कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके से बैठक के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने काफी समझाने का प्रयास गोस्वामी को किया और खासतौर से जिस तरीके से मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं एचपी सिंह, उनके द्वारा कई लोगों को वहां समझाने का प्रयास किया और उनसे ये कहा कि भाई किसी भी कीमत पर आप लोगों का आयतन नहीं होने दिया जाएगा। तो इसको लेकर के कई बार हलचल वहां देखने को मिली। हालांकि जो बैठक है वो नतीजा रही और साफ तौर से गोस्वामी समाज किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ तौर से ये कर दिया है कि जो कॉरिडोर है और जो न्यास जो बनाया गया है इसमें या तो बदलाव किया जाए, क्योंकि न्यास जो बनाया है उसमें सेवायत गोस्वामियों को केवल 2 लोगों को शामिल किया गया है, बाकी 7 सदस्य प्रशासनिक अधिकारी उसमें रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर से जो जुड़ा हुआ जो न्यास का गठन है उन साफ तौर से कह दिया है कि ये प्रशासनिक समिति जो नियुक्त की गई है इसे हटाया जाए और जो बाहरी लोग इसमें शामिल किए जा रहे हैं उनको दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो असंतोष की भावना है वो गोस्वामी समाज के लोगों में देखने को मिल रही है और इसी की जो आवाज है वो मुखर करने के लिए ये बरसाना और नंदगाम और गोवर्धन के जो पंडा पुजारी है गोस्वामी समाज के लोग हैं जो मंदिर से जुड़े सेवायत है उन्होंने भी चेतावनी दे दिया। वहाँ भी मंदिर के जो बोर्ड लगा दिए गए कि उनका साफ तौर से कहना है कि कॉरिडोर और न्यास का गठन जो है वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक समिति मंदिर में जो सेवायत गोस्वामी है उनके अधिकार को छीनने का काम कर रही है, प्रशासन अपना अधिकार वहां पैसे पर जमाना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया। और इसके बाद जिस तरीके से जो बैठक का जो नतीजा है वो बेनतीजा रहा और अवनीश अवस्थी हालांकि ये कहते नजर आए कि किसी का आयतन नहीं होने दिया जाएगा और इसमें डीएम और कमिश्नर अपनी साझा रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और रिपोर्ट के बाद ही ये फाइनल जो निर्णय है वो लिया जाएगा। अभी जिस तरीके से उन्होंने अवनीश अवस्थी ने आश्वस्त। चलिए वीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इन तमाम जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए।
तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे काम पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट था, लेकिन इसे खराब करने का काम बीजेपी ने कर दिया है। 2027 के चुनावों में हम हिंदुत्व की राजनीति को खत्म करेंगे। और मऊ में जो अब्बास अंसारी की विधायकी की गई है, जो वहां पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर खत्म की गई है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। भाजपा तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, मौजूदा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र और तमाम हमारे जो नौजवान धरने पर बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा। इसके अलावा मऊ में जो अब्बास अंसारी की जो सदस्यता रद्द हुई है और उसके बाद वहाँ पर जो सीट रिक्त हुई है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जाति विशेष के लोगों की सदस्यता को खत्म किया जा रहा है और ये जानबूझकर किया गया है। और इसी खबर पर नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अखिलेश यादव आज खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर मुखर रहे। बिल्कुल, अखिलेश यादव जब भी मौका पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर और उसकी नीतियों पर और उसके कार्यक्रमों पर करारा वार करते हैं। आज प्रेस वार्ता कर रहे थे और एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने सारी बातें कही। उन्होंने अपनी नाराज़गी साफ तौर पर जताई है। अब्बास अंसारी की जो सदस्यता गई है, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया, उनका रोल बताया है। और इसको लेकर के उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करती है उसको हम खत्म करेंगे। मतलब कि अब की बार वो पीडीए के फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर उनका कहना था कि हम जो है हिंदुत्व की राजनीति को ख़त्म करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है, अभी कल ही योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिए, उद्घाटन में हिस्सा लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व करने की राजनीति का जो है बात कहते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व की राजनीति को, यानी भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है, उसको खत्म करूंगा, पीडीए के साथ आगे बढ़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। उनके कहने का ये मतलब था। दूसरा, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के जिस तरीके से हमला बोला है, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जब योगी सरकार आई तो उस पर तमाम जांच बैठाई गई। ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई तक जांच चल रही है और उसके बाद उसका बजट रोक दिया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। योगी सरकार में वृक्षारोपण और तमाम कार्यक्रम तो कराए गए, लेकिन जो काम चल रहा था उसके लिए जांच के चलते पैसा रिलीज नहीं किया जा सका। गोमती नदी की अगर सफाई की बात की जाए तो वो सफाई नहीं हो सकी। अभी इसी सप्ताह 4-5 दिन पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए, एक बोट चल रही थी, स्टीमर चल रही थी, उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बोटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन गोमती नदी अगर साफ़ होती, इससे बदबू ना आती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो अखिलेश यादव का था, उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है काम नहीं करते हैं, उनको जो अच्छा काम रहता है वो बुरा लगता है। इन सारी बातों को लेकर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव लगातार हर उस मौके को भुनाना चाहते हैं, हर उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहते हैं जिसको वो जनता के बीच में लेकर जाते हैं, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट या दूसरे डेवलपमेंट के काम हो। और नरेंद्र, इससे एक बात और भी कही जा सकती है कि 2027 के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, कभी वो जो है किसी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं, तो एक बात तो सामने पिछले दिनों आई थी कि वो ब्राह्मणों की तरफ लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब छत्रियों का कार्यक्रम आया तो पृथ्वीराज चौहान के इनके बहाने और तमाम कार्यक्रमों के बहाने छत्रियों को बुलाया, राजपूतों को सम्मानित किया। तो जो एजेंडा है अखिलेश यादव का वो है कि किसी भी जात को नाराज नहीं करना चाहते, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहते। इसी कड़ी में तमाम बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जो भी मौका होता, जो भी अवसर होता है, उस पर वो करारा हमला करते हैं। निश्चित तौर पर ये जो बयान इस समय चल रहे हैं आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए ही चल रहे हैं। जी सवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर गाजीपुर से आपको बताएंगे, जहां पर चुनावों से पहले, त्योहार से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहां पर गौ तस्करों को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हुई है। बकरीद से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 40 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गौ तस्करी की रोकथाम के लिए निगरानी चल रही है। बकरीद से पहले संभावित इलाकों में ड्रोन से सर्वे कराए जा रहे हैं। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए तमाम तरीके के बड़े कदम पुलिस उठा रही है। गौ तस्करी को रोकने के लिए बकरीद का त्यौहार है और इस त्यौहार के मद्देनज़र पुलिस एक्टिव है, मुस्तैद है और 40 गौ तस्करों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग त्यौहार से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो गाजीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गौ तस्करों को पकड़ा गया है। 40 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बकरीद के त्यौहार के ठीक एक दिन पहले ये बड़ा पुलिस का एक्शन है। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। विनय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विनय, क्या जानकारी है? जी, हम बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 गौ तस्करों को पकड़ा है और कड़ी से पूछताछ जारी है। तो पकड़े गए गौ तस्करों ने बताया है कि बड़े जानवरों एवं बड़े जो प्रतिबंधित जानवर थे उनकी कुर्बानी देने की तैयारी बकरीद के दिन हो रही थी। उससे पहले जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम क्षेत्रों के जो थाना क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्षों द्वारा कड़ी कार्रवाई करके 40 लोगों को पकड़ा गया है। पूछताछ जारी है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गंगा नदी का बॉर्डर है बिहार में आसानी से लोग पशु तस्करी में संलिप्त है। जो पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया कि जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ड्रोन से नजर रखी जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई गौ तस्करों के खिलाफ की जा रही है। जी। और विनय, क्या इनके पास से जो प्रतिबंधित जानवर हैं, यानी कि जो गाय है जिनको काटना बैन है, क्या ऐसे जानवरों की भी बरामदगी हुई है? जा सकता है, हालांकि 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किया गया है और उन लोगों से कड़ी पूछताछ जारी है। देखा जाए तो औजारें मिली हुई है। घर में पुलिस ने रेड डाला है और कुछ प्रतिबंधित औजार भी मिली हुई है। अब पुलिस कड़ी से कड़ी जांच कर रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। जी, जानवरों की। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर एलडीए का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। अवैध प्लाटिंग पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ के कई गांवों में बिना नक्शा पास कराए जो प्लॉटिंग की जा रही थी बिल्डरों के द्वारा, उसको ध्वस्त किया गया है। बनौर गांव में आज एलडीए ने अपना बुलडोजर चलाया है। एलडीए की टीम ने 2 जेसीबी लगाकर इस प्लाटिंग को ध्वस्त किया है। प्लाटिंग पर एलडीए द्वारा चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है। लखनऊ के बख्शी के तालाब में यह अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। राम सिंह प्रॉपर्टी डीलर, जिसके द्वारा अवैध रूप से इस प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को किया जा रहा था, एलडीए से बिना नक्शा पास कराए वहां पर प्लॉट बेचे जा रहे थे, प्लॉट काटे जा रहे थे। और आज उसी कड़ी में 2 जेसीबी लगाकर एलडीए की टीम ने उसको डिमोलिश कर दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एलडीए लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में लगातार जो अवैध रूप से प्लॉटिंग चल रही है, इनमें ख़ास तौर से जिनका नक्शा पास नहीं है, जिनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, उन
प्रॉपर्टीज पर, उन प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई हो रही है। रामचरण हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए लखनऊ से। राम, क्या है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें आज लखनऊ में जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी पे लेकर एलडीए बिना नक्शे वाली प्लाटिंग पर अवैध तरीके से जीसीबी लगाकर दो जीसीबी लगाकर बराबर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया। कहीं न कहीं जो प्रॉपर्टी डीलर है, ये लगातार जो लोग हैं यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं और महंगे दामों पे प्लाट भेज देते हैं, वहीं बिजली के खंभे भी लगा देते हैं। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करता है। कहीं न कहीं जो भ्रमित किया जा रहा है खरीदारों को। जी, कैसे बिना नक्शे के प्लॉट काट दिए जाते हैं? इनकी रजिस्ट्री होती होगी, रजिस्ट्री के समय इन तमाम चीज़ों को चेक नहीं किया जाता है। ये तो एक बड़ा लूप होल है तंत्र का। जी बिल्कुल, जो ये लोग प्रॉपर्टी डीलर है, रजिस्ट्री करा लेते हैं, कहीं न कहीं रजिस्ट्री करा लेते हैं या एग्रीमेंट करा लेते हैं। उसी के आधार पर, कब्जे के आधार पर जो लोग प्लास्टिंग कर देते हैं और ईंटा बिछा देते हैं, उसी को दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं। और गुमराह में भी कहीं न कहीं प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बताया जाता है कि बिजली भी देंगे, हम पानी भी देंगे, लेकिन खरीदारों को खरीदने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं जमीन बेच के। उसके बाद जो खरीदार होते हैं, जो प्लाट खरीदते हैं और मकान बनवाते हैं, बिजली और पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं, वही नक्शा पास कराने के लिए भटकते हैं और एलडीए द्वारा नक्शा नहीं पास कराया जाता है, जिससे प्रॉपर्टी डीलर जो है बिना नक्शे के भाग जाते हैं और उसी को लेकर खरीदार जो है उन पर एलडीए आके गिरा देता है। उनका लाखों रुपया नुकसान होता है खरीदारों का, जो प्लाट खरीदते हैं। जी ठीक है, आप नज़र बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर नोएडा से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक 3.5 महीने की बच्ची की मौत हो गई है कोरोना की वजह से, जिसके बाद नोएडा में जो सख्ती है वो बढ़ा दिया गया है। 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है और यूपी में कोरोना के मामले 200 के पार पहुंच गए हैं। सक्रिय केस 5000 के पार पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। देश भर में तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को ज़रूर कह रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट इतना खतरनाक या इतना जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना के चलते मौतें होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी कई लोगों की मौत देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। आज भी नोएडा में 3.5 महीने की बच्ची की कोविड के चलते मौत हो गई। अब इसके बाद नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है और वो भी महज 2 दिनों के लिए। 7 से 9 तारीख तक धारा 163 लागू कर दी गई। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों ने चौंकाया है। 5000 के पार सक्रिय मामले पहुंच चुके हैं और यूपी में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। 3.5 महीने की एक बच्ची की कोविड से मौत हो गई है। अब इसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है, धारा 163 लागू कर दी गई है। और अगली खबर सहारनपुर से आपको बताएंगे, जहां पर एक लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इस इमरजेंसी लैंडिंग की जैसे ही जानकारी लोगों को हुई, वहां पर जनसैलाब उमड़ पड़ा उस लड़ाकू विमान को देखने के लिए। फिलहाल लड़ाकू विमान की सुरक्षा बहुत बारीक कर दी गई है, सुरक्षित तरीके से इसकी लैंडिंग करा दी गई है। तकनीकी खराबी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी और रूटीन अभ्यास के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ा था। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। फिलहाल तकनीकी जांच में सेना की टीम जुटी हुई है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सेना के इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग बताया जा रहा है कि रूटीन अभ्यास के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा था और फिलहाल हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट। प्रशांत हमारे सहयोगी सहारनपुर से सीधे जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है या हेलीकॉप्टर की, और क्या वजह है?
बिल्कुल मैं बात करूं, ये वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर की ये लैंडिंग नहीं है, और जो इस हेलीकॉप्टर ने जो सरसावा एयरबेस है, जो वायुसेना का स्टेशन है, वहां से आज 3:30 बजे उड़ान भरी थी, और इसके मात्र 20 से 25 मिनट में उड़ान के बाद ही तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके बाद जो चिल्ताना थाना क्षेत्र है वहां पर इसको उतारा जाता है खाली मैदान में। हालांकि बिल्कुल लैंडिंग बहुत तरीके से सुरक्षित हुई है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। दोनों जो पायलट थे इसमें दोनों सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई हानि सेना को नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा ये बचा है पायलटों की सूझबूझ से, और कहीं ना कहीं अब प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। जी। और जो लोग हेलीकॉप्टर में थे वो सकुशल हैं? कहाँ पर लैंडिंग कराई गई है? किसी खेत में हेलीकॉप्टर उतरा या कहीं पर हाईवे वगैरह पर, एक्सप्रेसवे पर? बिल्कुल, की बात करें जो चिल्काना कस्बा पड़ता है उसी का ये मैदानी क्षेत्र था, वहीं पे इसको उतारा गया, और इसमें सेना के 2 पायलट थे और कुछ 2 से 3 जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 एयरफोर्स के ही सेना के ही जवान थे। जो ये बताऊं मैं आपको करूँ कि ये सर्विस जो सेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है एयरफोर्स का, यहाँ से बाकायदा रोजाना जो वायु और जो लड़ाकू विमान, और मैं बात करूं कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर सेना के वो रोज उड़ान भरते हैं, रोज ट्रेनिंग यहाँ से अभ्यास शुरू होता है, और आज ये उसी अभ्यास का हिस्सा था जिसमें अचानक तकनीकी खराबी आती है, और तकनीकी खराबी के चलते उसको उतार दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, फिर लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।